ऑनलाइन स्टडी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पाठ 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में हम लोग 2 दिन से चर्चा कर रहे थे। आज तीसरा दिन है इस क्लास का, जिसमें हम लोग आनुवांशिक किसे कहते हैं, आनुवांशिक होता क्या है, आनुवांशिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, मेंडल का नियम क्या होता है। हम लोग मेंडल के नियम में 2 नियम पढ़ चुके थे, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। लास्ट नियम था स्वतंत्र अभिवन का नियम। मेंडल ने 3 नियम दिया था मटर के पौधे पर, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज तीसरा दिन था। आप लोग को हम तीसरा नंबर बताएंगे स्वतंत्र अभिवन का नियम। इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए, इसका डिफिनीशन क्या होता है, आप ध्यान से सुनिएगा। जब किन्हीं 2 या 2 से कारकों को विपरीत लक्षण के साथ जब हम क्रॉस कराते हैं तो कुछ हमें पृथक्करण का नियम और कुछ हमें स्वतंत्र अभिवन का नियम प्राप्त होता है, जिसे हम स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। मैंने बताया था पीला गोल और हरा झुर्रीदार के साथ हम जब क्रॉस कराते हैं तो हमें पीला गोल प्राप्त होता है। उसके बाद बेटा यहाँ पे हम स्वनिषेचन कराएंगे। स्वनिषेचन कराएंगे तो हमें देख लेते हैं, यहाँ पे हमें प्राप्त क्या होगा। ये तो F1 पीढ़ी था और ये कौन सा है, F2 पीढ़ी है। सॉरी, ये F1 पीढ़ी है और ये क्या है, ये F2 पीढ़ी है। F2 पीढ़ी में क्या होता है, स्वनिषेचन कराने के बाद हमें पीला गोल 9, हरा गोल 3, पीला झुर्रीदार 3 और हरा 1। मतलब पूछा जाए स्वतंत्र अभिवन के नियम का अनुपात कितना होता है, तो 9 संबंधे 3 संबंधे 1। प्यारे बच्चों देख लो यहाँ पे 9 संबंधे 3 संबंधे 1, इसका अनुपात आएगा। ये लास्ट टॉपिक इसमें बचा था मेंडल के नियम पर। बात समझ में आया? तो आप लोग इसको मतलब पहले इसको डिटेल्स पूरा उतार लीजिएगा, पेन और कॉपी ले लीजिएगा, उससे लिखिएगा। लिखने के बाद आपको लास्ट में रिवीजन करने में थोड़ा सा इससे क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। बात समझ में आया? क्योंकि हम यदि बता देते हैं, आप इसको उतारेंगे कॉपी पे नहीं, तो बाद में पढ़ने में आपको आसानी नहीं होगा। इसलिए ऑनलाइन का यही मतलब होता है कि आप कॉपी या रफ पे एक बार उसको उतार लीजिए। बाद में यदि आप वहाँ पे कहीं भी फॉर्मेट कर रहे हैं, भूल रहे हैं, तो उसको फिर से रिवीजन कर सकते हैं। बात समझ में आया? हम लोग पढ़ लिए हैं मेंडल का तीनों नियम। मेंडल ने 3 नियम दिया था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम। प्रभाविता के नियम हम लोग पढ़े हैं, फिर पृथक्करण का नियम पढ़ लिए थे, उसके बाद हम लोग स्वतंत्र अभिवन का नियम पढ़े हैं। बात समझ में आया? उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसको पहले आप लोग उतार लीजिए कैसे कैसे है। आप लोग पहले इसको उतार लीजिए पूरा, अनुपात भी उतार लीजिएगा। अनुपात होता क्या है, 9 संबंधे 3 संबंधे 1 के अनुपात में होता है। जैसे हम लोग उसके पहले पढ़े थे पृथक्करण के नियम में 1 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में 25%, 50% और 25% = 100% होता है। सेम वैसे भी है 1 संबंधे मतलब 9 संबंधे 3 संबंधे 1 के अनुपात में ये प्राप्त होता है। ये सेकेंड पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन ये था। बात समझ में आया? फर्स्ट पोजीशन कौन था, ए था। आप लोग उतार लिए होंगे, हम इरेज कर देते हैं। ध्यान से देखो, हम लोग तो पढ़ने के लिए संकर शब्द सुने हो आप लोग। संकरण
जिसको क्रॉस कहते हैं। उसी प्रकार ये आपका है, क्या है, शंकर। वास्तव में शंकर कहते किसे हैं? आप लोग सोचिए ध्यान से कि वास्तव में शंकर किसे कहते हैं। तो आप लोग को पूछेगा शंकर का डिफिनीशन, तो आप कैसे बताएंगे कि जब तुलनात्मक लक्षणों जब तुलनात्मक लक्षण वाले को नर एवं मादा के साथ निषेचन कराते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब तुलनात्मक लक्षणों वाले को नर एवं मादा के साथ हम निषेचन कराते हैं तो हमें शंकर प्राप्त होता है, और इस प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं। इसमें नर और मादा निषेचन कराते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है? शंकर प्राप्त होता है। शंकर का मतलब ही होता है हाइब्रिड की बीज इस समय हमारे भारत में है, देख रहे हो आप लोग, चल भी रही है। इसका जो समय होता है कम समय में अच्छी पैदावार देता है, इसलिए इसको हम शंकर कहते हैं, हाइब्रिड। जिस फल को 10 दिन में निकालना है उसे 5 दिन में निकाल देगा। इसकी एक क्वालिटी होती है, क्योंकि 2 पावर से मिलकर बना होता है। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को यदि हम 2 पावर से मिला दिया जाए, उसकी पावर क्या होती है? कैपेसिटी बढ़ जाती है। बात समझ में आया ना? किसी भी, यदि देख रहे हो आप लोग, कोई एक बाइक जा रही है, यदि पीछे से कोई टक्कर मार देता है तो इसकी स्पीड जो होती है दुगना हो जाती है। बात समझ में आया? उसकी स्पीड क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है, क्योंकि कोई एक बाइक जा रही है, उसके पीछे से एक धक्का मार देगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। उसी प्रकार ये भी होता है, 2 पावर से मिलकर एक शंकर प्राप्त होता है। मैंने बताया आपको, जब तुलनात्मक लक्षण वाले को नर और मादा के साथ निषेचन कराते हैं तो हमें शंकर प्राप्त होता है। बात समझ में आया? ध्यान से सुनिएगा, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग कॉपी पे उतारते जाइएगा। फिर से एक बार बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब तुलनात्मक लक्षणों को नर और मादा के साथ निषेचन कराते हैं तो हमें शंकर प्राप्त होता है, जिसे हम शंकरण कहते हैं। बात समझ में आया? दो शब्द और हैं, दो शब्द आपको दिख रहा होगा, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, यहां भी लक्षण है। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? देखिएगा, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? जब हम 2 युग्मकों को विपरीत लक्षणों के साथ संकरण कराते हैं तो जो प्रभाव दिखता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो छिपा रहता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। समझ में आया बेटा? प्रभावी लक्षण किसे कहे गए हैं? प्रभाव, जो प्रभाव डालता हो और जो दिखे उसे प्रभावी लक्षण, जो न दिखे उसे हम क्या कहेंगे? अप्रभावी लक्षण। लेकिन 2 युग्मकों को नर और मादा के साथ विपरीत पौधे को एक साथ संकरण कराने पे यह स्थिति या यह कंडीशन या सिचुएशन उत्पन्न होता है। बात समझ में आया? अब देख भी रहे हो कि प्रभावी लक्षण होता क्या है। जो प्रभाव दिखता है उसे प्रभावी लक्षण, जो छिपा रहता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। मेंडल के नियम में भी देखे थे, या F1 पीढ़ी में क्या होता था, कुछ लक्षण छिप जाते थे, उसमें शुद्ध लंबा पौधा निकल के आता था और शुद्ध बौना पौधा क्या होता था? छिप जाता था। इसलिए उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते थे। जो शुद्ध लंबा पौधा है उसे प्रभावी लक्षण कहते थे, जो हमें प्राप्त हुआ था मेंडल के पृथक प्रभाविकता के नियम पर। आप लोग देखे भी थे। समझ में आया? आपसे पूछेगा तो हम लिख सकते हैं,
जिसको नहीं समझ में आएगा इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा। जो प्रभाव दिखता है उसे प्रभावी लक्षण, जो प्रभाव छिपा रहता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसको आप लिख भी सकते हैं। यदि मेरी आवाज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप ध्यान से इसको लिख भी सकते हैं, जो मैं आपके बोर्ड पे क्या कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के बारे में। बात समझ में आया? यही चीज़ होता है प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के बारे में। इसको आप लोग उतार लीजिएगा। हो गया? इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब आपसे हम एक टॉपिक है समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर होता क्या है। समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर बताना होगा। आपसे पूछेगा कि बायो में पूछेगा समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर बताइए, तो आप क्या बताएंगे? इसमें नंबर 1 बताएंगे इसमें लिखेंगे एक जीन के युग्म एक जीन के युग्म विकल्पीय समान होते हैं। नंबर 1 आप लिखेंगे एक जीन के युग्म विकल्पीय समान होते हैं, और दूसरा इसमें लिखेंगे केवल एक प्रकार के युग्मज केवल एक प्रकार के युग्मज बनते हैं। सेम वही जो इसमें हम लोग लिखे हैं समयुग्मजी में, इसी प्रकार इसमें का पहला आएगा एक जीन के हम लोग देखें इसमें समयुग्मजी में कि एक जीन के युग्म विकल्पी समान होते हैं, केवल एक प्रकार के युग्मज बनते हैं। इसमें हम लोग पढ़े हैं विषम युग्मजी में कि एक जीन के युग्म विकल्पीय अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के युग्मज बनते हैं।
अंतर समझ में आया। इसमें केवल एक प्रकार का युग्मज बनता है, इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार का युग्मज बनता है। इसमें युग्म विकल्पी अलग अलग होते हैं, इसमें युग्म विकल्पी समान होते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया। पूछेगा आपसे सम युग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर बताइए, तो आप ऐसे ही लाइन खींचकर 1 2 3 बनाकर लिख दीजिएगा ना। समझ में आया। इसको आप लोग कर लीजिएगा। तीसरा आपको लिखना होगा, तो इसके जो लक्षण होते हैं मिलते जुलते होते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं, मिलते जुलते नहीं होते हैं। आप लिखना चाहते हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ इसको तो उतार लेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी लिख लीजिए कि इनके जो लक्षण होते हैं समान होते हैं और इनके जो लक्षण होते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं। बात समझ में आया। आप लिख सकते हैं तीसरा नंबर कि इनके जो लक्षण होते हैं समान होते हैं और इनके जो लक्षण होते हैं वो असमान होते हैं। बात समझ में आया। इसको आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। समझ में आया। ये चीज़ें होती हैं, ध्यान से आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बात समझ में आया प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बायो। आराम से आप यदि ढंग से लिखेंगे कॉपी पे तो आपको रिवीजन करने में फ़ायदा रहेगा, नहीं तो फिर आप बार बार वीडियो कोई मतलब नहीं है। यदि जहाँ पे आपको लिखना है वहाँ पे स्किप कर दीजिए, रोक दीजिए वीडियो को, उसके बाद आप क्या कर दीजिए, इसको लिखना स्टार्ट करिए। जब हो जाता है तो आगे बढ़ा दीजिए। बात समझ में आया। और इसमें कुछ करना नहीं है, रोक दीजिए, रोकने के बाद इसके जो अंतर है उसको लिख लीजिए, डिफाइन करने के बाद फिर अपना आगे बढ़ाइए। बात समझ में आया। एक शब्द आता है आपके सामने, जीन। जीन आता है समझ में, एक जीन आता है। इसमें जीन कहता क्या है, जीन का मतलब होता है जो लक्षण पिता में है उस लक्षण को जो पुत्र में ले जाता है वही जीन होता है। वो बुरी आत्मा जीन नहीं होता है, ये जीन अलग है। जीन का मतलब होता है कि जो उसके गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र जानते हो, मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़ा, 23 जोड़ा, जो आपका होता है 46 ठो। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ा और 46 ठो, है ना। तो जीन जो होता है जो पिता का अंदर का जो भी क्या कहते हैं उसको लक्षण हो दूसरे पीढ़ी में ले जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जीन का मतलब होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। जैसे कि कभी कभी होता है कि लोग कहते हैं ये अपने पिता को ही पढ़ा है, या किसी को मतलब दिखते हैं, उसका दिखता है प्रभाव, पिता का प्रभाव पुत्र पे दिखता है। यदि वह क्रिकेट खेलने में अच्छा है तो उसका बच्चा भी क्या होगा, क्रिकेट खेलने में अच्छा हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है, बहुत ज़्यादा अपवाद है। सभी जो कहते हैं जीव वैज्ञानिक अलग अलग मतभेद देते हैं। बात समझ में आया। तो हम इसको सही नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कभी कभी कि यदि पिता क्रिकेट में अच्छा है, परिपक्व है, तो बच्चा भी क्या हो जाएगा, परिपक्व होगा। बात समझ में आया। ये चीज़ें होती हैं। जीन का मतलब होता है मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा होती है, जिसको हम पूरा टोटल करेंगे तो 46 होता है। और डीएनए जानते ही हो, डीएनए भी ये क्या होता है, गुणसूत्र में ही लगा होता है। ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद ये चीज़ हमारा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, क्या होता है लिंग निर्धारण, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जीन का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि जीन का मतलब होता क्या है। और जो जीन होता है एक
पुरुष को स्थायित्व का भाव उत्पन्न करता है, स्थायित्व रखाता है, किसी भी क्या उसको बोलते हैं क्षमता को वह स्थायित्व रखता है। स्थायित्व का मतलब ये होता है कि स्थिर होता है, पावर है तो पावर है, बात समझ में आया, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, जीन का ही कंसेप्ट होता है। और आप देख ही रहे हैं मानव में गुणसूत्र, सभी जीवधारियों के अलग अलग गुणसूत्र होते हैं, चाहे मानव हो, बंदर हो, मेढक हो, मटर हो, कुछ भी हो, सबके गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। एस्कैरिश हो, सबसे अधिक गुणसूत्र की संख्या एस्कैरिश हम जानते हैं सबसे अधिक होता है। मानव हुआ, बंदर में भी होता है, बाई जोड़ा की जितना भी होता होगा, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। जो मानव का वैज्ञानिक नेम है आप लोग जानते हैं होमो सेपियंस होता है। उसके बाद मेढक का राना टिग्रिना होता है, बात समझ में आया। कुत्ता कैनिस फेमिलियर्स होता है। तो मानव जो जाति है, मानव का जो वैज्ञानिक नेम है या मेढक का वैज्ञानिक नेम है, इससे भी एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है। इसको भी आप लोग क्या कर दीजिएगा, लर्न कर दीजिएगा, क्योंकि वह चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि होता क्या है, बात समझ में आया। इसमें जैसे पूछता है कभी कभी नहीं कि मानव का वैज्ञानिक नेम बताइए, होमो सेपियंस। होमो क्या है, एक वंश है, सेपियंस क्या है, एक जाति है, बात समझ में आया। दो शब्द से मिलकर बना है मानव का वैज्ञानिक नेम। किसी भी जीवधारी का वंश और जाति से मिलकर वैज्ञानिक नेम बनता है, बात समझ में आ गया। मधुमक्खी का हो गया, किसी का भी देख लीजिए, मुस्का डोमेस्टिका है ना, मुस्का डोमेस्टिका। इसी तरह मानव का हो गया, आपके सामने कुत्ता का भी हो गया, कैनिस फेमिलियर्स, बात समझ में आया। ये चीज़ें आप लोग लर्न करिएगा। थैंक यू क्लास।